हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुजीत एकेडमी। सो आज हम लोग डब्ल्यूबीजेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय 20% देन इट्स मोमेंटम वुड चेंज बाय। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है, तुरंत हो जाएगा सवाल। देखिए रिलेशन आपको अगर याद होगा तो तुरंत सवाल बन जाएगा। देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज किया गया? 20% से इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हम के मानते हैं और फाइनली के फाइनल कितना हो गया? के प्लस 20% ऑफ इनिशियल दैट इज अपॉन 100। ये कितना आ गया? देखिए के प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0.2 टाइम्स ऑफ के। यहाँ से देखिए 1.2 के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया के फाइनल। ठीक, अब यहाँ से देखिए मोमेंटम का क्या चेंज निकालना है। तो मोमेंटम पी इनिशियल मानिए और पी फाइनल कितना हो गया? पी फाइनल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन, मोमेंटम पी मान लेते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम है पी था, उसका रिलेशन कितना हो जाएगा? 2m के। ठीक है, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। ये अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत सवाल बन जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? √2m के फाइनल। ठीक है, तो के फाइनल कितना आया? देखिए 2m के फाइनल 1.2 टाइम्स ऑफ के, 1.2 टाइम्स ऑफ के आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब चेंज निकालना है। फाइनल पता चल गया, इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया। एक मिनट, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। 1.2 को बाहर निकाल लीजिए। बाहर क्या? 1.2 को एक साइड रख दीजिए इधर और ये आ जाएगा √2m के, बेसिकली 2m के। कोई दिक्कत? 1.2 √1.2 को मैं बाहर ले आया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए p लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं p लिख सकता हूँ। देखिए √2m के। तो मैं फर्दर अगर सॉल्व करें p फाइनल को अगर सॉल्व करूं तो p फाइनल को लिख सकता हूं √1.2 ऑफ p आ गया। अब चेंज निकालना है, तो चेंज कितना होता है? देखिए चेंज होता है p फाइनल माइनस p अपॉन p इंटू 100, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल। p फाइनल कितना आ गया? 1.2 टाइम्स ऑफ p आ गया माइनस p अपॉन p, √100 कितना आ गया? 100। ठीक है, यहाँ से देखिए p कॉमन ले लीजिए, वो 1.2 √1.2 माइनस 1 अपॉन p इंटू 100। ओके, यहाँ से p से p कैंसिल हो गया। देखिए इसका वैल्यू कितना आता है? 0.095 आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में। 0.095 आ रहा है। ठीक, इंटू 100। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 9.5% आंसर हो जाएगा मेरा। 9.5 आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज चेंज जो होगा मोमेंटम का परसेंटेज चेंज 9.5। देखिए मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक, 1.2 का √100 देख लीजिए कितना होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पार्टिकल्स, सेम टाइप का सवाल है। टू पार्टिकल्स है, मास कितना दिया हुआ? m 4m एंड देयर काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम? तो रेशियो आपको याद होगा। रिलेशन क्या था? अभी बताए थे आपको। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है? p इज इक्वल टू √2m k। तो दो पार्टिकल्स है p1 m1 k1 और p2 के लिए क्या हो जाएगा? √2m2 k2। ओके, दोनों का रेशियो ले लीजिए, दोनों का रेशियो p1 अपॉन p2, उसे वही फिगर आउट करना है। तो मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा 2m1 k1 अपॉन √2m2 k2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू √, मास कितना दिया हुआ है? पहला का m दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? k1 ही मानिए अभी। ठीक है, अपॉन, और दूसरा का काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट क्या कीजिए, रुकिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू k1 अपॉन k2। ठीक है, k1 अपॉन k2। यहाँ से देखिए p1 अपॉन p2 क्या आ गया? p1 अपॉन p2 √100, m1 अपॉन m2 देखिए m/4m। ओके, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो k1 अपॉन k2 कितना है? 2:1। यहाँ से m से m कैंसिल, यहाँ 2 से 4 कैंसिल, दैट इज 2। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/√2। देखिए 1/√2 आंसर है इसी में। देखिए ए ऑप्शन पे हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सब आसान था। रिलेशन आपको याद होना चाहिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो देखिए p²/2m लिख सकते हैं। ये दोनों रिलेशन याद होगा तो तुरंत बन जाएगा सवाल एग्जाम में। ठीक है,
चलिए ये इसका हम फिगर हम पहले ही बना रखे हैं, मैं समझा रहा हूँ सवाल है क्या, ठीक है। तो देखिए देखिए सवाल है क्या। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 4 kg, ठीक है, ये स्फेरिकल बॉल ए है, उसका मास 4 kg दिया हुआ है, इनिशियल कुछ स्पीड से आ रहा है, ठीक है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्राइक्स अनदर स्फेरिकल बॉल बी, ये जो है इस पे स्ट्राइक करे, मतलब स्ट्राइक किया इससे, मतलब कोलाइड किया, ठीक है, कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, और जो ये जो बॉल है बी वो रेस्ट में है और इसका स्पीड कुछ है, हमने माना यू नॉट, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ए एंड बी मूव्स विथ वेलोसिटी y1, मतलब कोलिजन के बाद क्या हुआ कि y1 स्पीड से भागा ये 30 डिग्री में, और ये v2 स्पीड से भागा 60 डिग्री में, वो मतलब 60 डिग्री में गया, वो किसके रिस्पेक्ट में एंगल बना रहा है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे ये 30 डिग्री के अलोंग भागा और ये 60 डिग्री के अलोंग भागा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो देखिए इसको सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूछ के रखा है कि रेशियो बताना है, तो रेशियो बताना है, हमने क्या किया कि पहले सोचा कि इस पूरे सिस्टम पे क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये जो हो रहा है, ये जो पार्टिकल आपस में टकरा रही है वो सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, दिख ही रहा है, जस्ट आया बॉल, स्पीड था इसके पास, ये टकरा गया, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम पे, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में लगाऊंगा और वाई एक्सिस में, ओके। तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन है, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पे मुझे ये देख के बताइए कि इसका वाई एक्सिस में क्या मोमेंटम है क्या, पार्टिकल के पास वाई में मोमेंटम ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, तुरंत क्या किया, वाई कंपोनेंट का वाई के अलोंग में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, वाई के अलोंग लिखिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा, एक्स के अलोंग लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, वहां से एक्चुअली क्या आएगा देखिए, वहां से यू फिगर में आ जाएगा, एक्स के अलोंग अगर आप लिखोगे तो यू मेरा फिगर में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि देखा कि ये पार्टिकल का मोमेंटम जो वाई एक्सिस में है ही नहीं, तो इनिशियली जो है मोमेंटम इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, और मैं जानता हूं कि सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो जो इनिशियल मोमेंटम है वाई एक्सिस में वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, मतलब पी इनिशियल इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू पी फाइनल इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो पी इनिशियली कितना दिया हुआ है सर, 0 है, तो मतलब पी फाइनल जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ठीक है, अभी चेक करेंगे, मतलब सिस्टम पे पी फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस, ठीक है, पी फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए इसका मोमेंटम देखिए, दोनों पार्टिकल्स का लिखना है 1 बाय 1, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही तो करता हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। चलिए अब मैं इसका कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ वाई के अलोंग इसका कॉम्पोनेंट लीजिएगा, कितना आ जाएगा, y1 sin 30, मास कितना है इसका 4 kg, मास लिखना भूलिएगा मत, मास और वेलोसिटी दोनों होता है ना, ये m है, 4 मास इंटू मास में लिख दिया, y1 साइन कितना है 30 डिग्री, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया। तो और दूसरा जो पार्टिकल है वो उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में ले लीजिए, तो ये कितना जाएगा v2 cos v2 sin 60, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ये क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस मास m है, वेलोसिटी कितना है v2 sin 60 डिग्री, यहाँ पे ये जो चीज़ है 0 है, 0 के इक्वेट कर दिया, मैं 0 के इक्वेट कर दिया, यहाँ से 4m y1 sin 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin 30 इज इक्वल टू, अभी sin 30 रहने दिए, बाद में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस mv2 sin 60 डिग्री, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, ये 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4
जो 4 होगा 4m/1 sin 60 sin 30 इज इक्वल टू mv2 sin 60। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, मास से मास कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए हम रेशियो क्या पूछा है, y1/v2। y1/v2 में इधर y1 ले आता हूँ और वो v2 को इधर ले आया मैंने, और ये टोटल कितना हो गया, देखिए टोटल हो गया 1/4, ये 4 इधर आ गया इंटू sin 60 अपॉन sin 30। ठीक है, अब sin 60 और sin 30 का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए 1/2 और 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3/4। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/4। तो ये आंसर हमारा राइट हो गया। देखिए ये y1/v2 आ गया, √3/2। देखिए √3/2 है किसी में, √3/4 तो हाँ ऑप्शन ए में √3/4 है, तो 30 नंबर हमारा राइट हो गया। ठीक है, समझ में आया, मैं सिर्फ y कॉम्पोनेंट में लिख दिया, टाइम बचा लिया। x में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि x में ये जो स्पीड है ये गिवन भी नहीं है, तो ये पिक्चर में आ जाएगा तो फिर सोच नहीं पाएगा। तो y में जो लगाया, फाइनली y में लगाया, y में आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, ये भी सेम टाइप का सवाल है, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, मैं इसी को समझा लेता हूँ। बेसिकली इसमें है क्या कि अ सेल ऑफ 5 kg 5m मास है, एक्टेड अपॉन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया हुआ, एंड इनिशियली एट रेस्ट पे रहता है। ठीक है, रेस्ट पे रहता है। ठीक है, तो हमने एक फिगर बना लिया। यहाँ चलिए, यहाँ पे एक बॉल है, 5 बॉल ही मानो, ये सेल है, 5 kg इसका मास है। ठीक है, ये इसका जो मास है वो 5 kg है। ठीक है, इसका मास 5 kg है, और इनिशियली रेस्ट पे है, ये इनिशियली रेस्ट पे है। उसके बाद क्या हुआ कि द फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली हुआ क्या, बर्स्ट हो गया, मतलब फट गया। एक्चुअली ये जो है, ये सेल एक्चुअली फट गया, इसमें 3 फ्रेगमेंट्स में। उसका मासेज दिया हुआ है m2m और कितना 2m में रिस्पेक्टिवली, मतलब वो फट गया, 3 पार्टिकल में फट गया। ठीक है, तो उसका मासेज दिया हुआ है। द फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स एक्चुअली हुआ क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ये फाइनल कंडीशन में दिखा रहा हूँ, मैं देखो छोटा कर लेता हूँ। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, इसमें दे रखा है। इनिशियली ये रेस्ट पे था, और फाइनली क्या हुआ, एक अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मान लेते हैं v स्पीड इधर रहा, और स्पीड दे रखा है क्या, हाँ स्पीड दे रखा है कि एक 2v से मूव करने लगा विद वेलोसिटीज ऑफ मैग्नीट्यूड 2v, ये ठीक है 2v एंड v। ओके, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट। द फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब m मास फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स, ये फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट, सॉरी मास कितना है, m है, और 2m, ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा विथ वेलोसिटी 2v है और v है रिस्पेक्टिवली दिया गया। तो ये मास m है और ये 2m है, और ये वेलोसिटी जो है इसका 2v है, फर्स्ट वाले का 2v है, फर्स्ट वाले का 2v है, और इसका वेलोसिटीज कितना है, v है। ठीक है, वेलोसिटीज। और तीसरे के बारे में पूछ के रखा है कि तीसरा का बताइए कहाँ वो जा रहा होगा। ठीक है, द थर्ड फ्रेगमेंट विल बी, ठीक है, बताना है थर्ड फ्रेगमेंट गया कहाँ। तो हमने क्या किया कि एक डायरेक्शन को हमने मान लिया कि चलिए कि ऐसा कुछ मूव कर रहा है, थर्ड वाला जो एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, एंगल जो है वो अल्फा बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। थर्ड फ्रेगमेंट्स मैं यहाँ ले लेता हूँ, थर्ड फ्रेगमेंट मान लीजिए एक ऐसा चला गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये 2v से मूव कर रहा है, ये v से मूव कर रहा है, मास इसका m है और इसका 2m है, और इसका भी मास
2m है, तो टोटल मास 5m होगा ना, 2m 2m m, तो टोटल मास 5m। तो बताइए, और इसका मास जो दिया हुआ है 5m दिया। अब मुझे बताना है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये v स्पीड से गया, अभी मान लेते हैं कि इस एंगल से v स्पीड पे गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, तो सिस्टम पे नो एक्सटर्नल फोर्स, ये तो अंदर से बस्ट हो गया, ठीक है, इंटरनल वर्क डन हुआ है, तो एक्सटर्नली सिस्टम पे कोई फोर्स लगाया नहीं गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम में, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये पूरा फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम जो आएगा वो फाइनली मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या कीजिए आप, पहले क्या कीजिए, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, एक्स एक्सिस में, यहाँ से यहाँ एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। तो ये मैं एक्स एक्सिस हो गया, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब समझना है कि इनिशियली जो मोमेंटम है, पहले एक्स का लगाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली एक्स का इस मोमेंटम पे लगा रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि एक्स में मोमेंटम लगाना है। तो इनिशियली देखिए इसका मास कितना है, 5m है, ठीक है। एक मिनट, तो कंडीशन क्या होता है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो P इनिशियली देखिए मास 5m है, और उसका स्पीड कितना है बताइए, रेस्ट में है, 0 हो गया। फाइनल का हर एक पार्टिकल्स के बारे में लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। फॉरवर्ड एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट वाइज देख लीजिए, उधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो स्पीड लिखिए, इस पार्टिकल पे स्पीड लिखिए, तो ये मास कितना है, m है, ठीक है, चलिए m लिख दिया। स्पीड का आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2v है, बट डायरेक्शन देखिए, वेक्टर देखिए नेगेटिव में, तो -2v प्लस अब ये पार्टिकल पे हो गया, अब ये पार्टिकल, बेसिकली ये पूरा सिस्टम हो गया ना, ये पूरा सिस्टम पे लगाना पड़ेगा, पार्टिकल 1 प्लस पार्टिकल 2 प्लस पार्टिकल 3, तो इस पार्टिकल पे आप लगाइए। मास कितना है, 2m है, सर स्पीड कितना है, सर v है, v स्पीड है, बट कौन से डायरेक्शन में, सर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो गया प्लस v। अब बताइए ये वाला, ये पार्टिकल्स का x डायरेक्शन में, पहले मैं एक्चुअली मैं x डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूँ ना, x डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन का वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल का x में कितना वेलोसिटी है, तो v cos अल्फा, v का cos अल्फा, दैट इज, और मास कितना है 2m, तो 2m पहले लिखेंगे, और v cos अल्फा, ठीक है, v cos अल्फा। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 0, अरे ये 0 होगा ना, ये 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस देखिए -2mv और +2mv, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ध्यान से, -2mv +2mv ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या हो गया, 2mv cos अल्फा, ठीक है, 2mv cos अल्फा। तो यहाँ से देखिए 2 और m तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो 0 नहीं हो सकता, इसको इधर ले आइए, तो बच क्या गया, v cos अल्फा, ये दोनों प्रोडक्ट एक्चुअली 0 हो सकता है, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन हम y में लिखते हैं, ठीक है, ये x में आ गया मेरा, ये मेरा x में आ गया। तो क्या करते हैं, 1 मिनट, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये फिगर को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि स्पेस बच जाए मेरा। ठीक है, ये x में लग गया, सिमिलरली हम क्या लगाएंगे, y में लगाएंगे, ठीक है, ये cos अल्फा इसका है, सिमिलरली हम y में लगाएंगे, ठीक। y में देखिएगा ध्यान से, y में ध्यान से देखिएगा, y में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, तो p इनिशियल, उसी तरह सिमिलरली p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल हो जाएगा, ठीक है, p इनिशियल, y में p इनिशियल देखिए इसका स्पीड है ही नहीं ना, x में ना y में, तो 5m इंटू 0, 5m इंटू 0 इज इक्वल टू p फाइनल। देखिए y में देखिए इन दोनों का स्पीड y में तो 0 है, सिर्फ और सिर्फ x में है, तो इस पार्टिकल्स के बारे में सोचना ही नहीं है।
तो ये पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये पार्टिकल का कॉम्पोनेंट देखिए 2m v sin अल्फा, 2m v sin अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव वाई में, सिंपल। तो कितना हो गया 2m, मास कितना हो 2m v sin अल्फा, दैट इज v sin अल्फा। तो ये कितना आ गया 0 आ गया, ये 0 इज इक्वल टू 2m v sin अल्फा। v sin अल्फा यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, कांस्टेंट ये 0 नहीं हो सकता, तो v sin अल्फा 0 हो सकता है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 क्या आ गया v cos अल्फा, इक्वेशन 2 v sin अल्फा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। देखिए इक्वेशन मेरा क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन आ गया मेरा v, इक्वेशन 1 आ गया v cos अल्फा, एक 0 आ गया और एक v sin अल्फा 0 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को बताइए। अब देखिए देखिए क्या होना चाहिए एक्चुअली, एक से आप क्या कीजिए, जैसे कि v को आप क्या करो नॉन जीरो मान लेते कि v मेरा नॉन जीरो है, तो जीरो कौन होगा cos अल्फा। v को हमने पहला केस लिया कि हमने v को नॉन जीरो माना, तो cos अल्फा क्या हो गया 0, अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री आप पुट करोगे, अल्फा का वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो कितना आ जाएगा v, देखिए v आ जाएगा, सॉरी अल्फा का वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करिए साइन 90 कितना 1, यहाँ पे तो आप 0 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो मतलब कि जो एंगल वाला अगर मैं इसको और इसको इस इक्वेशन में अगर इसको 0 कर दूं और v को नॉन जीरो कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार एक इक्वेशन क्या बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमें बोल रहा है 0, तो ये तो नहीं इक्वेशन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर क्या मानूं, अगर मैं v को, दूसरा केस v को मैं अगर 0 मानूं, देखिए तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, v को 0 मानूं तो ये 0, v को 0 मानूं तो वो 0, मतलब पार्टिकल का v जो है, पार्टिकल का जो स्पीड है वो 0 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड फ्रेगमेंट जो हमने v माना वो तो 0 आ गया। इसका मतलब ये देखिए सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी एट रेस्ट। हाँ सही है, बी तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि मेरा इक्वेशन बता दिए v 0 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, y में मोमेंटम है नहीं, y में मोमेंटम है नहीं, ये बताइए y में मोमेंटम है नहीं, और दोनों पार्टिकल जो फाइनली एक इधर जा रहे एक उधर जा रहा है, तो फाइनली मोमेंटम y में आना ही नहीं चाहिए। अगर आ गया तो इनिशियली भी तो कुछ होना चाहिए, इनिशियली तो y में मोमेंटम 0 है, तो यहाँ पे तो मैं जो एजम्पशन लिया था तो y में मोमेंटम लेना ही नहीं चाहिए था आपको। इनिशियली आप एक बार में टिक कर सकते हो कि y में मोमेंटम है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ x में है, तो मैंने कोई एक डायरेक्शन ले लिया तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी ही 0 आ गया, मतलब ना x में जा रहा है ना y में जा रहा है। इक्वेशन हमारा क्या दे दिया, v0 दे दिया, तो v0 दे दिया तो मैं कह सकता हूँ सर ये रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि v ही 0 आ गया, एंगल से हमको क्या लेना देना, मतलब पार्टिकल यहीं रह गया, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया। ठीक है, अगर v आया रहता कुछ तो कुछ वहाँ पे आया रहता तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे 0 आया, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल देख लेते हैं, ये सवाल से पहले ये देख लेते हैं, ये देख लीजिए, टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 आर सेपरेटेड, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज फ्रॉम द मास m1। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, अगर ऐसा सवाल आता है ना तो अटेम्प्ट एक्चुअली कैसे करना है, देखिए कि दो मासेस, ये तो बनाए होंगे आप क्वेश्चन में, लेकिन अगर दो तीन बहुत सारा मासेस जब आ जाता है, 2 3 4 मासेस आया तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना बहुत जरूरी है, तो बेसिक से आप जाइएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो 2 को मास है, तो एक मास को हम क्या किए ओरिजिन पे रख दिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 मास है, तो एक मास के बीच हम क्या किए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए। अगर मान लीजिए 3 मास रहता, एक मास यहाँ और एक मास यहाँ और एक मास यहाँ, तो आपको कोई भी एक एक्सिस के अबाउट आप कोऑर्डिनेट बना दो बस, मतलब सॉरी एक मास के अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दो, सिंपल यही फंडा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे तो एक ही है, बेसिकली दो ही मास है, एक तो ये है एक तो ये नहीं है, ये तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
चलिए 2 मास हो गया, एक ओरिजिन पे है और एक मैंने r डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है। इसका जो सेंटर है यहाँ पे मान लीजिए ये ओरिजिन है 0,0 और ये जो डिस्टेंस है, ये भी सेंटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो हमने माना ये है कितना है, ये r है, ठीक है, ये r है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास फिगर आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले 1 मिनट कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लीजिए। ये 0,0 इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हम तो अलोंग ये एक्सिस पे ड्रॉ किए ना, एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉमा ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेट पहले निकालिए। निकालना कैसे सेंटर ऑफ मास, देखिए एक पार्टिकल्स के अलोंग आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 ही पार्टिकल्स है तो आसानी हो रहा है, 3-4 पार्टिकल्स होता तो एक पार्टिकल्स के अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते, फिर वहाँ पे 0,0 इसको पुट कर देते, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालते, फिर तीसरा का कोऑर्डिनेट निकालते, फिर चौथा का कोऑर्डिनेट निकालते, इसी तरह सबका कोऑर्डिनेट निकालते। तो यहाँ पे क्या हो गया, r,0 कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। अब मुझे निकालना है x, इसका सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कहाँ होगा। मान लेते हैं, मानते क्या है मतलब कि अभी तो हम लोग को नहीं पता कि नहीं मालूम, मुझे को सेंटर ऑफ मास एक्चुअली नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। हम इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है, इक्वेशन से निकालेंगे। तो वही जो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहीं यहाँ आ गया, तो वही जो है ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास x और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस फिगर आउट करना है, ठीक है। हमने माना है तो देखिए XUM सबसे पहले निकालिए। जो XUM पहले सबसे पहले वो फिगर आउट करना। तो XUM का फॉर्मूला आपको याद होगा। XUM का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। XUM हम जानते हैं सर, XUM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझ रहे हो बात को, डॉट डॉट डॉट। कितना मास है, 2 मास है, तो 2 मास से हम मेरा काम चल जाएगा। तो 2 मास में इसका मास कितना है, 1 मिनट, M1 है, और कोऑर्डिनेट देखिए x1 ये क्या है, x2 ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट, x1 x कोऑर्डिनेट, अगर y1 y कोऑर्डिनेट, z1 z कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। मास M1 0 प्लस मास M2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है सर, r है, ओके, मैंने r पुट कर दिया, अपॉन M1 प्लस M2, ओके। यहाँ से कितना आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, M2R अपॉन M1 प्लस M2। सर ये XUM आ गया। अब YCUM निकालना है हम लोग, YCUM अभी रुकना नहीं है, ये XUM निकाल दी, ठीक है, मुझे पता चल रहा है सर। इस कोई तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि सर XUM ये आ गया, यहाँ पे बेसिकली होगा और Y में तो होगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिक, देख के बेसिकली बता सकते हैं। बट एक्चुअल मेथड जो है, पहले XUM निकालो, फिर YCUM निकालो, फिर डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए छोड़िए इसको, YCUM निकालते हैं। चलिए YCUM क्या हो जाएगा, YCUM में सिंपल फॉर्मूला M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2। M1 देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, Y1 का 0 है, Y कोऑर्डिनेट देखना है, ये Y कोऑर्डिनेट 0 प्लस M2, Y कोऑर्डिनेट उसका कितना है, देखिए M2 का Y कोऑर्डिनेट देखिए कितना है सर, ये भी तो 0 है, हाँ तो 0 हो गया, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, तो ये कितना आ गया, 0 प्लस 0 अपॉन M1 प्लस M2, ये टोटल कितना आ गया, Y कोऑर्डिनेट दैट इज YCOM, मेरा तो 0 आ गया। चलिए ये भी फिगर आउट हो गया। XCOM और YCOM मतलब x कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास का, जो सेंटर ऑफ मास का बेसिकली कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में आ गया, YCOM तो 0 आ गया। कोऑर्डिनेट एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का अगर देखा जाए तो कैसे लिखते हैं आप, कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो XCOM यही तो लिखते हैं, XCOM कॉमा YCOM, तो मेरा XCOM ये आया और YCOM 0 आ गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट, आप लोग ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा, तो इससे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। वैसे एक्चुअली ये बीच में ही आएगा, यहाँ पे कहीं XCOM, समझ रहे हो, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस यही लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा।
बेसिकली ये आंसर हो जाएगा। कोई कोई देख के ही बता देगा कि अच्छा ये आंसर हो जाएगा, बट मान लीजिए कोई अलग कोऑर्डिनेट पे आ गया, मतलब यहाँ पे तो सिंपली एक्स एक्सिस पे आ गया, बट वाई का भी कुछ वैल्यू आता, मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कुछ आता मान लीजिए 4 5 समथिंग कुछ भी, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होता। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं बताऊँ आपको, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू कितना होता है? रूट अंडर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। ये तो इजी सवाल था, बन गया, बट यही थोड़ा लेंदी सवाल रहता है। सेंटर ऑफ मास कहीं और कोऑर्डिनेट पे रहता है, तो आपको सेंटर क्या लिखना पड़ता है? इसका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? देखिए y2 माइनस y1 कितना हो गया? देखिए y2 कितना है? 0 है, y1 कितना है? 0 है, तो यहाँ पे ये पार्ट तो 0 हो गया, 0 स्क्वायर प्लस x2 कितना है? x2 का कोऑर्डिनेट कितना है? सॉरी, ये तो मैं गलती बता दिया, नहीं, y2 माइनस y1 मतलब यहाँ पे YCM रहेगा। सेंटर ऑफ मास दैट इज इसका निकालना है ना, इसका और इसके बीच का कोऑर्डिनेट, तो ये होगा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि ये जो कोऑर्डिनेट पोजीशन, देखिए इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन ये है। आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास, हम तो इसके बीच के निकाल रहे हैं, ये तो नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द मास m1, मास m1 से पूछा जा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लगाइएगा YCM कितना आया था? 0 आया था। ठीक है, देखिए 0 आया था, बेसिकली YCM मैं यहाँ लिख देता हूँ, XCOM और YCM तो 0 है, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0 के स्क्वायर प्लस x2 XCOM माइनस 0, x2 माइनस x1 XCOM माइनस 0, XCOM माइनस 0 कीजिएगा वही आएगा, स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिए टोटल कितना आ गया? देखिए रूट अंडर XCOM का होल स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया XCOM, यहाँ से आंसर आ रहा है XCOM। ठीक है, आप वैसे डायरेक्ट देख के आप आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये इसलिए समझाया क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट कहीं अलग जगह रहता तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा के आंसर ले आते। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या आ गया? देखिए XCOM के बराबर आ गया M2R अपॉन M1 प्लस M2, M2R प्लस M1 प्लस M2, ये ऑप्शन तुरंत मार सकते हैं आप। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो तुरंत आप XCOM निकाल के पुट कर दो डायरेक्ट। कहीं और कोऑर्डिनेट आ जाता है सेंटर ऑफ मास का, तो वैसा ये मेथड समझ रहे, ये मेथड लगाते आंसर आ जाता आपका। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच गया है। लास्ट क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अराउंड द ओरिजिन, ईच एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन इज। जैसे क्वेश्चन में है क्या, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये मैं मानता हूं ये 0 मतलब कि ओरिजिन है, सॉरी 0,0 या ओरिजिन मान लीजिए, ये पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए आप, और इसके अराउंड इसके r डिस्टेंस पे, ठीक है, मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ r डिस्टेंस का, इमेजनरी लाइन। मैं इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, ये इसका डिस्टेंस जो बेसिकली है, इसका डिस्टेंस r है, यहाँ से r है। ठीक है, यहाँ से ये r है। अब इस पर एक्चुअली क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अराउंड द ओरिजिन। यहाँ पे है ना बहुत सारा पार्टिकल्स रखा गया है, मतलब बहुत अमाउंट में पार्टिकल्स, जैसे कि ऐसे। अब यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है वो पता नहीं मुझे। ठीक है, पहला दोनों केस लेंगे, पहले यूनिफॉर्म केस लेंगे फिर दूसरा नॉन यूनिफॉर्म केस लेंगे। लार्ज नंबर में रखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा रखा गया, और भी रखा गया इस पर। तो पहला तो हम यूनिफॉर्म समझते हैं, तो यूनिफॉर्म बताइए, ये जो पार्टिकल्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो एक रिंग की तरह ट्रीट होता। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में होता है। यहाँ समझ में आ गया कि हाँ सर, ये पहला केस आप लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का, तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो सेंटर पे होता है ना जी।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो सेंटर में आता है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी आप कीजिएगा। इंटीग्रेशन अगर मैं बताऊं आपको, इंटीग्रेशन भी आसान है। आप थीटा एंगल पे जाइएगा, डी थीटा एलिमेंट लीजिएगा, वही आ जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लीजिए डी थीटा, ये डी थीटा लेंथ है, आर डी थीटा, आर डी थीटा ये एलिमेंट हो जाता, ठीक है, आर डी थीटा इसका लेंथ हो जाता है, ठीक है। डी एम यहाँ से निकलता है, यहाँ से अगर मान लीजिए निकालना होता एक्स सी एम, सी एम इज इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आया, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखते हैं डी एम मास का, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं आप, यहाँ से कितना आता है ये आर कॉस, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है आर कॉस 6, दैट इज आर कॉस थीटा, और डी एम मास कितना लिखते हैं आर डी थीटा एम अपॉन 2 पाई आर। डी एम कैसे लिखे पता चला, अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन कितना हो टोटल मास, ठीक है। ये कैसे लिखे डी एम कैसे लिखे देखिए बताता हूँ मैं, डी एम मास कैसे लिखा जा रहा है। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पता है आप ऑप्शन को टिक करके आगे निकल सकते हैं, बट मुझे प्रूफ करना है कि कैसे जीरो आ रहा है, ओरिजिन पे कैसे आ रहा है। तो ओरिजिन पे कैसे आ रहा है मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारा, मतलब इसको मैं रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो रिंग का मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ एक्स सी एम, ठीक है। वाई सी एम भी सेम आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये जो मास है डी एम कैसे लिखा हूँ, टोटल मास मान लीजिए रिंग का एम है, और पर यूनिट लेंथ कितना जाएगा 2 पाई आर से डिवाइड हो जाएगा, इनटू उसका लेंथ आर डी थीटा। वही देखिए वही चीज़ लिखा हूँ मैं, ये जो डी एम मास ही है वही चीज़ मैं लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ से आर मैं जल्दी से कैंसिल कर दे रहा हूँ, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम तो कांस्टेंट है, बच जाएगा इंटीग्रेशन में आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 पाई ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। और फिर देखिए आर जो है बाहर निकल जाएगा, आर अपॉन टू पाई, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से 360 डिग्री, हमने क्या किया यहाँ से पूरा 360 डिग्री पे घुमा दिया, ठीक है। 0 से 360 डिग्री, इस कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन थीटा, और 0 से आप 360 डिग्री पुट कीजिएगा। गलती आया क्या, आर अपॉन 2 पाई, रिंग का इतना ही तो होता है। रिंग का अगर हाफ रिंग का देखा जाए तो 0 से कितना हो जाएगा 180, सेंटर ऑफ मास हाँ 0 पे आ रहा है, ठीक। और रिंग का अगर पाई सी एम देखा जाए 2r अपॉन पाई, गलती हो रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा ये चीज़ तो है बेसिकली, ये जो आप लिमिट बैठाओगे साइन 360 कितना होता है 0, और साइन 0 0, ये टोटल ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए कहीं मिस्टेक होगा तो ये उतना ही आ रहा है, अभी फिलहाल 0 ही आ रहा है, मतलब 0 पे देखिए प्रूफ भी हो गया कि 0 पे आ रहा है। अब सेकंड केस क्या हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो देख लीजिएगा, गलती तो वैसा नहीं है कुछ, ठीक है, इतना ही आ रहा, हाँ ठीक है। ये यूनिफॉर्म वाला केस में, अगर नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब कि हर जगह जो मास है वो डिफरेंट है, मतलब इधर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जिधर डेंसिटी बढ़ गया ना उधर सेंटर ऑफ मास बढ़ जाता है, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है उधर डिस्प्लेस हो जाता है। जिधर मास ज़्यादा होता है, जिधर मास हैवी रहता है उधर सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए इस दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बीच में नहीं होगा, अगर मास सेम रहेगा तो बीच में आएगा। ये हैवी है मतलब ये लार्ज मास है तो ये सेंटर ऑफ मास उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ऑब्वियस है, मास सेंटर ऑफ मास इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए ये इधर बहुत हैवी है, मतलब मान लीजिए पूरा पार्टिकल से तो भरा हुआ है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बाहर तो नहीं निकलेगा। और मुझे ये बताइए ये जो सेंटर ऑफ मास क्या बाहर निकल जाएगा? तो फील हो रहा होगा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और उस पर यूनिफॉर्मिटी जैसे ये इसमें बहुत ज़्यादा मास भरा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर नॉन यूनिफॉर्म है इधर, ठीक है, इधर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा मासेस भरा हुआ है, इधर कम भरा हुआ है, इधर कम भरा हुआ है, इधर ज़्यादा भरा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रिंग। तो ये सेंटर ऑफ मास बाहर थोड़ी चला जाएगा,
सेंटर ऑफ मास रहेगा तो अंदर ही ना, तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हुआ कि आर जो है हमेशा लेस देन रहेगा, मतलब सॉरी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर से लेस होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और वाई सी एम भी आर से लेस होगा इस रिंग का, ठीक है, हमेशा लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू आर, या तो लेस देन या इक्वल टू आर ले लो, ये बाहर नहीं निकल जाएगा। बाहर से क्या आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का एक अलग डेफिनेशन भी होता है, एक अलग डेफिनेशन भी होता है कि अगर उस सेंटर ऑफ मास पे आप फोर्स लगा रहे हो इस पार्टिकल का, मतलब मान लीजिए पेन है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे सेंटर ऑफ मास पे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको पता होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास पे इसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, समझ रहे हो? तो मुझे ये बताइए, क्या मैं अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इससे बाहर आ जाए, क्या मैं इस पर अगर फोर्स, मैं मान लीजिए फोर्स लगाऊं तो क्या ये रिंग बैलेंस हो जाएगा? रिंग मान लीजिए ऐसे है, रिंग यहाँ पे है और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये बैलेंस? ये तो गिर जाएगा। कहीं तो बीच में ही लगाना पड़ेगा ना, बीच या फिर उस बॉडी के अराउंड लगाना पड़ेगा, उस बॉडी के अराउंड, मतलब कहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे लगाइए इट मे बी बैलेंस, ठीक है, इट मे बी बैलेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बाहर तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्लियर आप देख के ही सॉल्व कर सकते, देख के ही बता सकते थे लेस देन इक्वल टू आर। बाहर हो जाएगा तो फिर बैलेंस कैसे होगा? बाहर हो जाएगा तो बैलेंस नहीं होगा, ये रिंग हुआ, तो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया, वो भी प्रूफ देख लीजिए आप, जीरो बता रहा है यूनिफॉर्मिटी के, और नॉन यूनिफॉर्म है तो देख के ही बता सकते हैं कि बाहर जो है हो नहीं सकता है, ठीक है, वो मैं ऐसे ही प्रूफ कर दिया यूनिफॉर्म के लिए जीरो, ठीक है, वो देख के ही बता सकते थे यूनिफॉर्म रहे, इधर यूनिफॉर्म रहे और नॉन यूनिफॉर्म रहे, तो देख के बता सकते थे कि बाहर तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास नहीं रह सकता क्योंकि बैलेंस नहीं किया जाता रिंग को, अंदर ही रहेगा तभी बैलेंस होगा, ठीक है। तो शायद सारा कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो आज का आसान सवाल था, नेक्स्ट वीडियो आई थिंक उसमें थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल होंगे मोमेंटम का। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।